दोस्तों आपका स्वागत है हमारे चैनल में। मेरा नाम है संदीप शर्मा और आज हम बात करने आए हैं 3 लॉयर्स से जो जम्मू हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, लॉयर्स हैं। और मैं आपको इनसे इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। फिर इसके बाद हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं कि बिगिनर्स के लिए बिगिनर्स का स्ट्रगल कैसा रहता है या उसको किस तरीके से इम्प्रूव किया जा सकता है। जुडिशरी में, इंडियन जुडिशरी या जम्मू हाई कोर्ट में क्या प्रॉब्लम्स हैं, उसको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, ये सब बात करने के लिए हमारे साथ आज जुड़े हैं सबसे पहले विशाल कुमार, उसके बाद हमारे साथ हैं विशाल शर्मा जी और फिर हैं हर्ष दुबे जी। इनका स्वागत करते हैं और आगे की कन्वर्सेशन शुरू करते हैं। विशाल भाई, थोड़ा सा बताओ आप हमें अपने बारे में कि आपने इतने सब्जेक्ट होने के बावजूद भी व्हाई यू चूज लॉ। मेरा तो ऐसा था, 12th में मेरे मेडिकल था, 12th में मैंने मेडिकल चूज किया था। उसके बाद मेरे को पता चल गया कि मेरा इंटरेस्ट नहीं है, मतलब मेडिकल फील्ड में मैं नहीं जाना चाहता हूँ। तो उसके बाद मैंने सोचा अब क्या करूँ, कोई प्रोफेशनल कोर्स करना था मेरे को बेसिकली। तो आई ऑप्टेड फॉर लॉ। मतलब ऐसा नहीं था कि मैंने सोचा कि मैंने लॉ करना ही करना है, मतलब मुझे लॉ ही करना है और कुछ नहीं करना है। बट ऐसे ही चलते फिरते घूमते फिरते यूनिवर्सिटी में पहुंच गए थे। वहाँ पे एंट्रेंस दे दिया, तो उसके बाद सिलेक्शन भी होगी। तो फिर बस वैसे ही वहाँ से जर्नी स्टार्ट होगी। ऐसा मैंने कोई सोचा नहीं था कि मैंने लॉ करना है, बट मेरे को ऐसा था कि कोई मेरे प्रोफेशनल कोर्स करना है, कि ग्रेजुएशन करने के बाद मेरे को ये ना सोचना पड़े कि आगे मैं क्या करूँ। मेरा इतना था कि प्रोफेशनल कोर्स करूंगा, उसके आगे उसी में करूंगा कुछ। तो अभी आपको लॉ के बाद कितना टाइम हो गया प्रैक्टिस करते हुए या केसेस अभी आप हैंडल करते हो केसेस? हाँ, हमारे अपनी लिटिगेशन है काफी। हम पिछले 4 साल से कर रहे हैं प्रैक्टिस। अब तो हम तीनों मिलके कर रहे हैं साथ में, तो काफी इजी हो जाता है जब आपकी एक एसोसिएशन बन जाती है, आप साथ में काम करने लग जाते हो। ठीक है, बहुत अच्छा। तो ये आपको क्या लगता है कि आपका कोई आपका फेवरेट बैकग्राउंड है, जैसे कोर्ट्स में या लॉज में कोई आपका? नहीं, ऐसा फैमिली बैकग्राउंड तो कोई नहीं है। ये काफी प्रॉब्लमेटिक थिंग होती है अगर आपने लॉ कर लिया है और आप प्रैक्टिस करना चाहते हो। तो ये काफी हर्डल क्रिएट करता है अगर आपके बैकग्राउंड कोई लॉयर नहीं है फैमिली में। तो फर्स्ट जनरेशन लॉयर होना मतलब काफी स्ट्रगल होती है, बहुत स्ट्रगल फेस करनी पड़ती है। ये बहुत ऐसी बातें की जाती हैं कि अगर आप उस लॉ बैकग्राउंड से नहीं होगा, आपकी फैमिली नहीं है, तो आपको जैसे इनिशियल जो क्लाइंट्स मिलना वो काफी मुश्किल हो जाता है। तो इसके बारे में कुछ है आपका? हाँ, इनिशियल क्लाइंट्स मिलना काफी मुश्किल रहता है, क्योंकि एक तो लोग ट्रस्ट नहीं करते हैं कि ऐसे क्यों आएगा, कोई क्यों आएगा आपके पास। लोग ट्रस्ट करेंगे तभी आएंगे ना, कि ये हमें जस्टिस दिलवा पाएगा भी कि नहीं दिलवा पाएगा। एक तो यंग एज है, ठीक है, ऊपर से कोई बैकग्राउंड भी नहीं है, ऐसा कोई सपोर्ट नहीं है, आपकी फैमिली में ऐसा कोई शख्स नहीं है जो मतलब आपको केसेस ला के दे या आपको वो दे, चांसेस दे कि जाओ बेटा आप इस केस में जाओ, आर्ग्यूमेंट कर लो, ये कर लो, वो कर लो। आपको सब कुछ फ्रॉम द स्क्रैच खुद ही करना है, तो उसमें काफी डिफिकल्टी हो जाती है। बट एज सच अगर किसी ने करना है तो फिर वो करता ही है। प्रॉब्लम्स तो हर फील्ड में होती है मुझे लगता है जहाँ तक, पर अगर कोई किसी का पैशन है तो वो करेगा ही करेगा। सो आपको क्या लगता है कि जैसे आपने बोला कि आपका बैकग्राउंड जो लॉ में नहीं था, आपके फैमिली बैकग्राउंड कोई लॉ में नहीं था, तो आप मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा हमें वो बताओ कि जब आपने कोर्स खत्म किया, फिर आप कोर्ट में गए, पहला दिन या जो भी पहला केस आपको मिला था वो कैसे मिला था, किसी के थ्रू मिला था, या वो एक्सपीरियंस कैसा था, उसके बारे में थोड़ा बताओ। पहला केस मुझे जो मिला था, पहले तो मैं किसी के साथ काम करता था, किसी सीनियर के साथ काम करता था। तो तब अगर उस टाइम कोई केसेस आते भी थे तो उस टाइम हम सीनियर को बोलते थे कि ऐसे केस आ रहे हैं तो आपने हैंडल करना है, तो सीनियर ही हैंडल करते थे और हम मतलब साथ में ही होते थे। उसके बाद फिर मैंने 1 साल 2 साल हो गए मेरे को, मुझे ऐसा लगा कि ऐसे तो केसेस नहीं मिलेंगे और ऐसे उतनी अपॉर्चुनिटीज भी नहीं आएंगी, क्योंकि जब तक हम अपने आप को वैसे फेंकेंगे नहीं, झोंकेंगे नहीं उस आग में, तो केसेस अगर आएंगे भी तो सीनियर अगर आर्ग्यूमेंट कर रहा है या सीनियर ही जितनी इफेक्टिव प्रोसीडिंग्स है सीनियर ही करवा रहा है, तो फिर हम कब सीखेंगे, हमको कब आएगी वो चीज़ें। तो मेरे साथ एक और सीनियर थे हमारे, हमने मिलके सोचा कि हम मिलके अपना चैम्बर खोलते हैं। तो जैसे ही चैम्बर खोला उसी दिन पहले दिन ही काम आ गया हमारे पास, पहले दिन ही केस आ गया था। तो उसके बाद फिर चल पड़ी जर्नी, अच्छा रहा। तो आपको क्या लगता है कि अब जैसे मैंने बहुत से लोगों से इस पे बात की है, तो उन्होंने कहा था कि जब अगर आप ये मानते हो ये बात कि एक स्टूडेंट जो जैसे ने कोर्स खत्म किया तो उसको ये केसेस मिलना काफी मुश्किल हो जाता है, काफी मुश्किल है। इसको इजी किया जा सकता है किसी तरीके से? इसको इजी करना क्या, कौन करेगा इसको इजी? ऐसा मतलब हर कोई देखता है कि अपना अपने फायदे के लिए काम करते हैं ना, हर कोई क्यों चाहेगा। एक तो प्रैक्टिस में भी कोई ये नहीं चाहेगा कि भाई कोई दूसरा एक्सेल कर जाए, ठीक है। एक तो जिन्होंने पहले से सेटअप किया हुआ अपना, वो नहीं चाहेंगे कि भाई और भी बहुत सारे आ जाए लॉयर, तो काम बढ़ जाए हम लोगों का। वैसे तो खुद ही करना पड़ता है, जो कुछ करना पड़ता है। ऐसा तो मुझे नहीं लगता कि कोई आपकी इतनी हेल्प कर सकता है इसमें। ठीक है। तो आपको लगता है कि इंडिया में या क्योंकि आप जम्मू हाई कोर्ट में काम करते हैं, आपको लगता है कि वहाँ पे सारे लॉयर्स जो क्वालिटी लॉयर्स होते हैं? क्योंकि एक बार मेरी बात हुई थी तो उस इंसान ने कहा था कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो इनिशियल जो वो फेज बहुत टफ होता है,
हाँ। तो वो इस वाले टाइम से निकल जाते हैं। जो अगर उनको काम किया जाए, उनको अगर अच्छा हेल्प की जाए किसी तरीके से, तो वो अगर लॉयर बने तो वो क्वालिटी लॉयर्स हो सकते हैं। पर वो फिर इनिशियल फेज में इसीलिए निकल जाते हैं क्योंकि वो एक काम टफ लगता है उनको, ये जैसे उम्मीद नहीं होती कि अगर हमें काम मिलेगा भी नहीं मिलेगा। तो उस चीज को इम्प्रूव करने के लिए या इजी करने के लिए आपको लगता है कि कुछ सजेशंस हैं कि यार वो चीज हाँ, उसके लिए किया जा सकता है। जैसे कुछ है, जैसे केरला गवर्नमेंट है जो स्टाइपेंड दे रही है लॉयर्स को अभी इस टाइम पे। ओके। तो जो केरला की स्टेट में जो भी न्यू कमर्स होते हैं उनको आई थिंक 3000 समथिंग स्टाइपेंड मिलता है पर मंथ मिलता है। तो वो काफी हेल्पफुल होता है स्टार्टिंग में, क्योंकि इनिशियली अब घर से निकल के अगर कोई आ रहा है काम करने, तो वो ये नहीं चाहेगा कि मैं घर से पैसे लेके घर वालों को बोलूँ कि आप मुझे पैसे दो किराए के लिए तो मैं जाऊँ, फिर कोर्ट जाएगा तो कोर्ट में भी अपनी जेब से पैसे खर्चेगा, फिर काम करेगा। क्योंकि स्टार्टिंग में तो ऐसे ही होता है कि मतलब काम होता नहीं है, तो काफी फ्रस्ट्रेशन होती है इंसान को कि किसी तरह से भी बस काम आ जाए। तो वो फिर वो नहीं दिखता कि जैसे कि मतलब फीस कम है ज्यादा है। इवन कि मैंने तो देखा है कि फ्री में भी पकड़ लेते हैं काम बहुत सारे लॉयर, कि भाई बस काम हो, फाइलें हो, एटलीस्ट हम फ्री ना बैठे। तो ऐसा होना चाहिए कि एक एज रखनी चाहिए कि इतने ईयर तक हम जो भी प्रैक्टिस में आ रहे हैं न्यू कमर, उनको हम स्टाइपेंड दें इतना, ताकि बेसिक उनकी नीड्स तो पूरी हो सके, एटलीस्ट घर से तो पैसे ना मांगने पड़े उनको। उसके बाद फिर आगे उनकी अपनी पोटेंशियल है, वो कहाँ तक जा सकते हैं, प्रैक्टिस में रहना है नहीं रहना है। जहाँ तक रही क्वालिटी लॉयर्स की बात, तो मेरे भी बहुत सारे बैचमेट्स हैं, तो मुझे ऐसा लगता था उनके अंदर बहुत सारा पोटेंशियल है कि अगर वो इस फील्ड में होते तो वो बहुत अच्छा कर सकते थे। बट बेसिकली वही होता है कि फैमिली सपोर्ट नहीं होती है और फाइनेंशियल क्राइसिस होते हैं। मतलब मिडिल क्लास फैमिली में तो ये नॉर्मल सी बात है कि ये तो होता ही है। तो सब लोग जाते हैं, सब लोग यही बोलते हैं कि भाई गवर्नमेंट जॉब गवर्नमेंट जॉब गवर्नमेंट जॉब, सब लोग उसी के लिए प्रिपेयर करते हैं। कुछ लोग हो जाते हैं, कुछ लोग नहीं हो पाते। अब जो कुछ लोग नहीं हो पाते हैं तो फिर वो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, उन्हें प्रैक्टिस ही करनी है। और प्रैक्टिस तो बहुत बड़ी बात है। प्रैक्टिस सबके बस की बात नहीं होती है करना। तो आपको ये लगता है कि उसकी वजह से बहुत से लोग जो लॉयर बन सकते हैं डिमोरलाइज हो जाते हैं, काफी डिमोरलाइज हो जाते हैं। तो उनके लिए एक जो ऑप्शन है आपने बताया कि गवर्नमेंट उनको कुछ टाइम तक, कितने टाइम तक आपको लगता है कि वहाँ पे स्टाइपेंड दिया जाना चाहिए? कम से कम 3 साल 4 साल तो होना ही चाहिए इनिशियली, कि मिनिमम आपको इतना मिल रहा है, आपको अटेंशन लेने की जरूरत नहीं। उस जो लॉयर प्रैक्टिस कर उसको ये ना लगे कि उसका कुछ भी नहीं है, थोड़ा बहुत पैसा उसका कुछ भी नहीं है। बिल्कुल साथ में ऐसा होना चाहिए कि एक, मुझे ऐसा लगता है कि मिनिमम स्टैंडर्ड सेट हो जाना चाहिए कि अगर आपने कोई इंटर्न रखा है, किसी भी चैम्बर में कोई इंटर्न है, तो उसको मिनिमम मतलब उसको इतना मिलना चाहिए कि वो मतलब शर्मिंदा ना हो, घर पे जाए तो ये ना बोले कि भाई घर वालों को कि आप मुझे पैसे दो तो मैं जाऊंगा काम करूंगा। तो एक मिनिमम स्टैंडर्ड होना चाहिए। अभी ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि अभी ऐसा कोई फिक्स नहीं है। किसी सीनियर का मन होगा वो देगा, किसी सीनियर का मन नहीं होगा वो नहीं देगा। तो अभी तो ऐसा ही चल रहा है। आप थोड़ा सा हमें ये बता दो कि इंडियन जुडिशरी में, जिसको भी पूछो नॉर्मल, जो सबका कंसर्न है कि इंडियन कोर्ट्स में यार इतने केसेस पेंडिंग क्यों है? इंडियन कोर्ट्स में जो केसेस पेंडिंग होने का मेन रीजन है वो ये है कि जुडिशरी की ना काफ़ी जो सीट्स वगैरह आप कह सकते हो कि वैकेंट्स थी काफ़ी। हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। आप एक कोर्ट में देखोगे तो सुबह क्रिमिनल और सिविल दो पेशी होती है। क्रिमिनल भी कम से कम 70-80 एक जज के पास केसेस होते हैं, और सिविल लिटिगेशन भी देखोगे तो कम से कम 70-80-90 केसेस होते हैं। तो एक जज के ऊपर इतना बर्डन होता है, तो मुश्किल होता है कि सही टाइम पे वो उसके फैसले दे सके। ओवर बर्डन से कोर्ट्स हमारे बहुत, मतलब जितनी जुडिशरी में हमें जजेस चाहिए हमारी पॉपुलेशन के हिसाब से, मुझे नहीं लगता कि वो हमारी मतलब गवर्नमेंट फुलफिल कर पाई है। अब चलो ये तो बात सही है कि हमारे पास जजेस नहीं है, कोर्ट्स में जितना स्टाफ चाहिए तो वो कम है, तो उसकी वजह से केसेस पेंडिंग रहते हैं। अब ये बात तो गवर्नमेंट को भी पता है, सुप्रीम कोर्ट को भी पता है। तो जो ये वैकेंसीज है इनको फिल करना गवर्नमेंट का काम होता है, सुप्रीम कोर्ट का होता है? जो ये वैकेंसीज है ये तो हमारा हाई कोर्ट फिल करता है ना। जो J&K हाई कोर्ट है वो टाइम टू टाइम वैकेंसीज वगैरह निकालता रहता है। इसमें एक और रीजन ये भी है कि जो केसेस हैं टाइम पे जिनकी जजमेंट्स वगैरह नहीं आ पाती है, या वो जो अभी जितने भी आप देखोगे, अगर मुंसिफ बनना है किसी ने तो उसमें कोई सेट क्राइटेरिया नहीं है कि आपको प्रैक्टिस रिक्वायर्ड नहीं है। कोई भी बंदा जो लॉ करता है 5 साल का लॉ करता है, 3 साल का लॉ करता है, उसके पास डिग्री होनी चाहिए। डिग्री है तो वो फॉर्म फिल कर सकता है, और फॉर्म फिल करने के बाद वो एग्जाम्स क्लैरिफाई करके जज बन जाता है। जब वो जज बनता है तो उसको ना प्रैक्टिकल नॉलेज कुछ नहीं होता है, क्योंकि उसने प्रैक्टिस नहीं की होती कभी। तो उसकी वजह से भी ना एक लकूना रह जाता है कि उसको पता नहीं होता है कि जजमेंट कैसे देनी है। एक वकील है, जैसे आपने बोला था कि एक स्ट्रगलिंग वकील है, मान लो एक बिगिनर है, वो कोर्ट में जज के पास जाता है तो कोर्ट उसको अप्रिशिएट नहीं कर पाता। अगर एक बंदे ने प्रैक्टिस नहीं की है तो उसको ये नहीं पता होगा कि जो ये लॉयर अब मेरे पास आया हुआ है ये बिगिनर है, ये फर्स्ट, इसको 1 साल हुआ है 2 साल हुआ है,
तो इसको क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, तो उनकी तरफ ना वो पेन नहीं समझ सकते। वो टाइम पे, एक तो बर्डन की वजह से भी एक रीजन है, और दूसरा है कि इनएफिशिएंसी कहूंगा मैं। अब चलो, बट ये ऐसा होता ना कि यार अगर हमें हाई कोर्ट में लेट्स से कि हमें 10 लॉयर चाहिए, ताकि जो या जजेस चाहिए, इतने चाहिए, तो हाई कोर्ट अगर तो हाई जैसे वैकेंसी है तो उसको वैकेंट क्यों रहने देते हैं, वो टाइमली फिल क्यों नहीं होती है? तो वो वही कंसर्न है कि अगर स्टाफ कम है तो स्टाफ को क्यों नहीं बढ़ाते? सर अभी वो तो टाइम टू टाइम जो हाई कोर्ट है ना, जितनी वैकेंसीज खाली हैं वो तो भर रहा है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जो हमारी पॉपुलेशन है ना, उसके हिसाब से हमारे जजेस नहीं है। केसेस बढ़ रहे हैं। केसेस भी बहुत ज्यादा हैं, समय के साथ नए क्राइम्स आ रहे हैं, पहले इतने क्राइम नहीं थे, अब नए नए तरीके क्राइम के इवॉल्व हो रहे हैं, साइबर क्राइम आ रहा है। तो लोगों में इतनी अवेयरनेस भी नहीं है, तो इसको टाइम लगेगा। ये गवर्नमेंट जुडिशरी को मिलकर देखना पड़ेगा कि पॉपुलेशन के हिसाब से इनको नया इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर होगी तो ज्यादा जजेस बैठ पाएंगे, तो उससे क्या होगा कि काम बढ़ जाएगा, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स होंगे, स्पीडी डिस्पोजल मिलेगा। तो एक जो एक क्वेश्चन ऐसा रहता है कि जो जजेस होते हैं वो छुट्टी में बहुत ज्यादा होते हैं, इनका काम का अपनी टाइमिंग होती है, जैसे गवर्नमेंट जॉब में जाओ तो 8 to 5 या जो भी टाइमिंग रहती है, तो ये बोला जाता है कि जुडिशरी में जो जजेस होते हैं अपनी मर्जी से आते हैं, उसके बारे में? सर ऐसे देखा जाए तो कोर्ट का तो प्रॉपर टाइम है। अब जैसे हमारे JNK में देखेंगे आप तो कोर्ट की टाइमिंग है 10 से 4:30। 10 से 4:30 10, हाँ, मतलब इसमें बीच में सुबह 10 बजे से लेके 12 साढ़े 12 बजे तक हमारी क्रिमिनल हियरिंग होती है। क्रिमिनल हियरिंग खत्म होगी तो 1 से 2 के बीच में लंच ब्रेक होता है अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। लंच ब्रेक के बाद 2 से 4:30 तक सिविल केसेस होती है। उसके बाद भी जजेस होते हैं, बैठते हैं 6, साढ़े 6, 7 बजे तक, क्योंकि एट द एंड उन्होंने कोर्ट में जो वर्किंग आवर्स है उनमें तो वकीलों को सुनना है। हम लॉयर्स होते हैं, हम आर्ग्यू करते हैं, हम पिटीशन फाइल करते हैं, तो कोर्ट जो जज होगा उसके पास एक फाइल तो होगी नहीं, काफी फाइल्स होंगी, तो फिर सब फाइलों को पढ़ना, डिक्टेशन देना, आर्ग्यू सुन के जजमेंट्स देना टाइम पे, तो इट टेक टाइम लगता है इसमें। ओके, तो इसमें अब जजेस का छुट्टी का क्या रहता है? वेकेशन आपको होती है? छुट्टी तो जो नॉर्मल हॉलीडेज होते हैं कोर्ट में, एक तो उनमें कोर्ट बंद होते हैं, उसके अलावा अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, जज है, वो छुट्टी लेना चाहे तो छुट्टी तो मिल सकती है उन्हें। ओके, तो ऐसे फिक्स वेकेशंस हैं कोई? कौन सा? हाँ, हमारे यहाँ गर्मियों में छुट्टियां पड़ती हैं। अभी वैकेशंस पड़ेंगी कोर्ट में, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी 10 दिन की छुट्टी होती है, हाई कोर्ट में 1 महीने की छुट्टी होती है। ओके, तो अगर आपको महीने की आपको जैसे छुट्टियां होती हैं 1 महीने की, उसमें छुट्टियां तो होती हैं, लेकिन उसमें भी ना मैजिस्ट्रेट बैठता है। जैसे हाई कोर्ट में भी एक जज बैठा होता है छुट्टियों में, तो 4-5 दिन हफ्ते के लिए एक जज बैठता है, फिर दूसरा जज बैठता है, तो रोटेशन में जजेस बैठते हैं, ताकि ये है कि कोर्ट का काम बंद ना हो। किसी का कोई, मान लो कोई बेल है, किसी को कोई अर्जेंट केस फाइल करना है, तो वो काम नहीं रुकता। जो मेन केस की फाइलें होती हैं उनमें छुट्टियां होती हैं, बाकी कोई फ्रेश लिटिगेशन अगर है, कोई अर्जेंट केसेस हैं, तो वो चलते हैं। अच्छा, सर मुझे आपसे ये जानना था कि सुप्रीम कोर्ट, अभी आपने आजकल देखा होगा कि बहुत से केसेस हैंडल कर रहे हैं, पतंजलि का जो भी केस है उस पर जब चीजें चल रही हैं, और इलेक्टोरल बॉन्ड पे उन्होंने अपना डिसीजन दिया है, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है। जब सुप्रीम कोर्ट इतना एक्टिव हो जाता है इन सब चीजों पे, और चलो हम हाई कोर्ट्स की बात करते हैं कि स्टेट लेवल पे कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी, पर जब सुप्रीम कोर्ट में देखते हैं तो वहां पे भी 50 से 60 हजार केसेस पेंडिंग होते हैं, तो इस पर आपका क्या कहना है? जैसे हम आर्टिकल 370 होने से मतलब पहले, है ना, अब मैं आपको बताता हूँ कि ओवर बर्डन कैसे है कोर्ट। जैसे एफिडेविट है, वो मैजिस्ट्रेट के पास पावर है। अब मैजिस्ट्रेट ने केस देखना कि एफिडेविट अटैच करेगा, जिनके 15 मिनट वहां पे भी लग गए। अब जब हम केस दायर करते हैं, फ्रेश केस दायर करते हैं, हमें हार्डली से 2 से 3 मिनट मिलते हैं, क्योंकि ड्यू टू द लैक ऑफ पेंडिंग ऑफ लिटिगेशन। जो लिटिगेशन इतनी पेंडिंग है, एक दिन में 140 फाइल है, उसने 140 पार्टीज को सुनना है, उसने इंसाफ करना है, उसके पास टाइम कितना कम है, 10 से लेके 4 बजे तक, 1 घंटे की आप ब्रेक रख लें, जज ने डिसीजन भी लिखना है, ओवरबर्डन बहुत है। जैसे कि जब आर्टिकल 370 टूटा तो JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बना, ये UT बना। इससे क्या हो गया कि पहले हाई कोर्ट के पास सर्विस लिटिगेशन जो थी, जो सर्विस से रिलेटेड मामले थे, वो हाई कोर्ट सुनता था। जब 370 टूटा, एक बेंच बनाया गया कैट, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, जो कि स्पेसिफिकली सर्विस के लिए ही है। श्रीनगर में एक बेंच है, एक जम्मू में बेंच है। जितनी लिटिगेशन थी सर्विस की वो सारी वहां पे ट्रांसफर हो गई। मान लीजिए अगर 20-50 केस, 1000 केस थे, वो ट्रांसफर हो गए। इस तरह से हमें ओवर बर्डन, जो कोर्ट को जो ओवर बर्डन है उसको इस तरह से कम करना है। जैसे हमारे पास फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हैं,
आप दिल्ली बाहर जाएंगे, वहां पे कमर्शियल फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हैं, यहाँ पे भी होने चाहिए। यहाँ भी जम्मू में नहीं है? नहीं है, कमर्शियल फास्ट ट्रैक कोर्ट्स नहीं है यहाँ। तो दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में है कि नहीं, मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात कर रहा हूँ। अच्छा। अब मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात कर रहा हूँ। जैसे हम पढ़ते थे, रेप मामले थे, बड़ा बड़ा टाइम लग जाता था। सरकार ने जो है फिर वो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाए इनके लिए। पॉस्को के अंदर फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाए ताकि कोर्ट ओवरबर्डन ना हो। एंटी करप्शन के अलग से कोर्ट बनाए। इस तरह से अलग अलग, मतलब मुझे लगता है कि सरकार को और भी फैसले लेने चाहिए कि अलग जो केस है उसको एक अलग टाइप का कोर्ट बनाना चाहिए, उसको इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह का। जैसे कि कैसे आप सजेस्ट कर दो। जैसे मान लीजिए अब हमारे में मुंसिफ बनते हैं, तो क्रिमिनल का एक होता है सुबह के टाइम, सिविल होती है शाम की, मान लीजिए। ठीक है। तो हम लोग कर सकते हैं एक कोर्ट बना लें कि सिर्फ क्रिमिनल को सुनेगा, एक कोर्ट बना ले कि हम लोग सिविल लिटिगेशन को सुनेंगे, उससे ओवरबर्डन का मिक्स ना हो। ओके, एक ही कोर्ट में सब चीजें। हाँ, 138 के केस होते हैं नेगोशिएबल, हम चेक बाउंस की केस की बात करें, उसका फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए, क्योंकि 138 के केस भी बहुत ज्यादा है कोर्ट में। एफिडेविट जो है वो बंद कर दी जाए, एक स्पेशल एक मैजिस्ट्रेट बनाए, एक पूरे डिस्ट्रिक्ट में जाए, एक पूरे छोटे से कोर्ट में, जो सिर्फ जिसका काम है कि जो मिसलिनियस काम है उसको करे। इस तरह से काम करना। जैसे हम देखते हैं कि हम लोग अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में देखते हैं, वहां पे दो टाइप के फेडरल कोर्ट हैं, स्टेट कोर्ट। यहाँ पे तो इंटीग्रेटेड जुडिशरी है ना, तो वहां पे जैसे स्टेट के लिए अलग है और सेंटर के लिए अलग कोर्ट्स हैं वहां पे। उस तरह का कोई सिस्टम होना चाहिए, इस तरह से ही होगा, ज्यादा से ज्यादा अपॉइंटमेंट्स हो। सुप्रीम कोर्ट के बारे में थोड़ा बता दो कि वहां पे सुप्रीम कोर्ट बाकी चीजों पे इतना एक्टिव है। इलेक्टोरल बॉन्ड अभी रिसेंटली पतंजलि की केसेस में, उस पे अभी जो ये बोला जा रहा है कि आयुर्वेदा को अलग किया जा रहा है, उस पे चलो ठीक, वो कोर्ट का डिसीजन है, वो मानते हैं, उसमें जो गलतियां हुई हुई हैं। अब मुझे थोड़ा सा ये बता दो कि सुप्रीम कोर्ट में इंडिया का एपेक्स कोर्ट है, सबसे बड़ा कोर्ट, उसमें अगर 50 से 60 हजार केसेस पेंडिंग है, और उसके बारे में क्या होगा? सर मेरे ख्याल से अभी स्ट्रेंथ जो है टाइम के साथ बढ़ती जा रही है कोर्ट की। मेरे ख्याल से अभी इस टाइम रिसेंटली जो सुप्रीम कोर्ट है वो अपने फुल मेजॉरिटी स्ट्रेंथ पे है इस टाइम पे। तो ये है कि जैसे कि कर सकते हैं हम लोग कि जैसे सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में है ना, हम मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो कहीं भी अपना बेंच लगा सकती है। मान लीजिए नॉर्थ में लगा दिया, नॉर्थ में एक चंडीगढ़ डिसाइड कर लिया, जैसे डीआरटी ट्रिब्यूनल चंडीगढ़ में है, यहाँ से कुछ केसेस जो है चंडीगढ़, मतलब कोर्ट की जुरिडिक्शंस होती है। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट की पहले आर्टिकल 370 टूटने से पहले जुरिडिक्शन सर्विस मैटर जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय थे वो चंडीगढ़ में जाते थे अपना केस लड़ने। इस तरह के बेंच बना दीजिए, नॉर्थ ईस्ट में एक बना दीजिए, साउथ में एक आ गया, सेंटर में एक आ गया, ताकि सबको वहां से दिल्ली ना जाना न पड़े। और उससे क्या होगा कि स्टाफ ज्यादा बढ़ेगा, जजेस की रिक्रूटमेंट ज्यादा होगी, केस जल्दी डिस्पोजल होगा। इस तरह से मेजर लेने। एक चीज थोड़ा ये भी आप पता नहीं बात करना चाहोगे इस पे, जैसे सुप्रीम कोर्ट कुछ एरियाज में बहुत स्पेसिफिक होता है, उस पे वो बहुत जल्दी एक्टिव हो जाते हैं। जैसे बहुत से ऐसे केसेस हैं, जैसे सलमान खान का केस था, उस पे उन्होंने लॉयर्स ने तभी कुछ ऐसा काम किया कि उनकी जो जेल जाने से वो बच गए थे, या उनके टाइम पर कुछ ऐसे केसेस में कोर्ट इतने एक्टिव क्यों हो जाते हैं, और कुछ केसेस होते हैं तो 10-15 साल से पेंडिंग होते हैं। तो ये मैटर करता है कि अगर आपके लॉयर स्ट्रांग हैं तो आपके लिए प्रोसेस इजी हो जाता है, या फिर इसमें हम ये मान सकते हैं कि सारी चीजें बराबर हैं? जैसे कि आपने बात की कि सलमान खान के टाइम जो कोर्ट जो है वो खुल रहा है, जैसे कि अजमल कसाब के टाइम शाम को रात को खुला था, तो आप मतलब ये बोल रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अगर हम कहते हैं ना, कभी हमारे बीच में झगड़ा हो, कभी के कोई इंसान राह चलता मिलता है, वो झगड़ा करता है, वो बोलता है कि मैं तुझे कोर्ट में देख लूंगा, इट मीन्स उसको फेथ है, एक गरीब इंसान को फेथ है कोर्ट में। ऐसी बात नहीं है कि कोर्ट जो उसी के लिए, सलमान खान के लिए ही रात को खुला है या उसके लिए ही रात को खुला है। हाँ, ये मैं कह सकता हूं कि आपके वकील पे डिपेंड करता है कि आपका वकील किस तरह से उसको प्रेस करता है बिफोर द कोर्ट कि क्यों अर्जेंसी है। नहीं वो तो चलो ठीक है, लॉयर तो ठीक है, लेकिन टाइमिंग भी तो चेंज होती है ना। जो प्रोसेस एक नॉर्मल इंसान के लिए चलता है वो बड़ा जो सेलिब्रिटी होगा उसके लिए नहीं चलता। तो फिर ऐसा क्यों होता है जब हम ये बोलते हैं कि हम एक डेमोक्रेसी में लॉ सबके लिए बराबर है, सब लोग बराबर है, तो उससे ये आपको नहीं लगता ऐसा कि यार अगर कोई बड़ा नाम है, वो पैसा अच्छा दे रहा है, तो वो कुछ भी कर सकता है, किया जा सकता है इसको? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब जैसे मैं हाई कोर्ट में अपने सीनियर के साथ लिटिगेशन में था, अभी भी मैं हाई कोर्ट में केसेस है मेरे पास कुछ, तो जब मैं उनके साथ होता था, मैं अभी जज साहब का नाम नहीं लूंगा जस्टिस का,
वो शाम को 5 साढ़े 5 बजे तक बैठते थे। अब उधर तो सलमान खान नहीं है ना हाई कोर्ट में, उधर तो एक आम बंदे का केस लड़ा है। यहाँ पे कहीं जस्टिस है, बट ये है कि वो पॉपुलर नहीं हो पाए ड्यू टू मीडिया। यहाँ पे 4:30 बजे तक बैठ रहे हैं जज, जबकि कोर्ट का टाइम 4 बजे तक है, 5:30 बैठ रहे हैं, 5 बजे तक जज बैठ रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि सलमान खान रात के लिए खुल रहा है, नहीं, गरीब आदमी के लिए भी रात को 5 बजे 5:30 बजे कोर्ट जो है, जजेस अपने 9 साढ़े 9 पहुंच जाते हैं, 10 बजे लगता है। तो देखिए आप कि 5 साढ़े 5 बजे तक वो बैठे कि लिटिगेशन जो एक गरीब को इंसाफ मिले। तो केसेस जैसे फास्ट ट्रैक अगर जो कोर्ट चाहे उसको कर सकते हैं, तो सब पे ऐसा क्यों नहीं किया जाता? मतलब जैसे जब जैसे सलमान खान का एग्जांपल ले लो, चलो वो तो बड़ा नाम था, उसको हाँ। जेल जाने से बचाना था, उसके लिए सब कुछ तभी तभी हो गया और उसकी बेल हो गई। तो बाकी जो केसेस में फिर वहां पे ये सारी चीजें अप्लाई नहीं की जा सकती कि कोर्ट मतलब फास्ट ट्रैक हो जाए सबके। अगर कोर्ट, अब देखो जैसे बिहार का एक लड़का है मनीष कश्यप, उसका भी रिसेंटली क्या किया था कि वहां जो तेजस्वी यादव है उन्होंने उसका केस फिर से फास्ट ट्रैक कर दिया था कि अगर जो भी है तो ये जल्दी जल्दी फिर से जेल चला जाए। तो अगर वो फिर वो सेलेक्टिव क्यों होते हैं कि इस केस को जल्दी करो? तो आप अब देखो कितने ऐसे केसेस होते हैं तो 10-10 साल 15-15 साल लग जाते हैं। उसका यही मतलब है कि उन केसेस पे या तो फिर कोर्ट ध्यान नहीं देती है क्योंकि उनको शायद उनको प्रायोरिटी मिलती नहीं है। तो फिर ये लॉ बराबर कहां से होता है? मुझे थोड़ा इस पे डाउट होता है कि अगर हर केस है तो हर केस को एक तरीके से देखा जाना चाहिए। आपको नहीं लगता है ऐसा? नहीं, मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली जो हमारे पास प्रोसीजर्स हैं, हमारे पास क्रिमिनल के लिए सीआरपीसी है, सिविल लिटिगेशन के लिए हमारे पास सीपीसी। अब अगर हमें जस्टिस डन करना है, वो एक्स पार्टी जस्टिस डन हो सकता है क्या? अब एक को सुना हुआ और दूसरे को ना मिले मौका, क्या वैसा जस्टिस हो सकता है? नहीं वो तो ठीक है। फास्ट ट्रायल में ऐसा नहीं हो सकता ना। जैसे हम लोग नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं, उसमें क्या है कि वो समरी ट्रायल है, उसको जल्दी जल्दी से 6 महीने के अंदर, साल के अंदर खत्म करना है, 6 महीने के अंदर। अब उसमें क्या होता है, कई बार सर्विस में टाइम लग जाता है, जबकि ये कोर्ट की डिले नहीं है, लोग सर्विस ही नहीं लेते हैं। अब उसमें क्या कहेंगे कि जज की गलती की सर्विस नहीं हो रही है, उसमें कई बार 4 महीने लग जाते हैं उसकी सर्विस कराने के लिए। वो कोर्ट में आएगा एक्यूज, तभी तो उसके बाद मुकदमा चलेगा ना, फिर उसको सुना जाएगा, फिर बयान होंगे, फिर क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, फिर मुझे अगर कोई वकील को लगता है री एग्जामिनेशन करना, मुझे वो करना है, फिर कोई दस्तावेज कोई छूट गया उसके लिए ऊपर जाना है, उसमें टाइम लग जाता है। बेसिकली जो हमारा सिस्टम है वो बहुत, मतलब आप कैसे कॉम्प्लेक्स है। जैसे सिविल लिटिगेशन में हम बात करते हैं, सिविल लिटिगेशन में हम लोग जाते हैं, प्रोसीजर बहुत बड़ा है। आप छोटी सी एप्लीकेशन को लेके अपील में जा सकते हो, आप लोग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जा सकते हो, फिर आप हाई कोर्ट जा सकते हो, आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, टाइम लगता है। बेसिकली कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, एक प्रोसीजर है जिसको हमें फॉलो अप करना होता है, उसी के हिसाब से इसकी वजह से टाइम लग जाता है। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि जुडिशरी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर मैं ये कहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा कोर्ट बनाए, ज्यादा से ज्यादा जजेस हो जो कि स्पेशलाइजेशन में आए। जैसे मैंने आपको बताया कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का अलग कोर्ट बना दिया, अभी जैसे इन्होंने, हम लोग पढ़ते हैं, हमने एंटी करप्शन का अलग कोर्ट बनाया है, पॉस्को का अलग कोर्ट बनाया है, ताकि जल्दी से जल्दी हो। कई बार क्या होता है, गवाह कोर्ट में नहीं आते हैं, उनको बुलाने में 4 महीने लग जाते हैं। तो वो उसमें गलती किसकी है? उसमें गलती बेसिकली क्या होता है कि हम लोग सम्मन लेते हैं, हम लोग सम्मन ट्रांसफर कर लेते हैं। अब दोनों प्रोसीजर में अलग अलग टाइप से सर्विस है। कई बार सर्विस कोर्ट प्रोसेसर के थ्रू जाता है, वो कहता है कि वहां पे नहीं मिला, ओके, ठीक है ना, फिर हमें दोबारा कोर्ट में आएंगे, महीने बाद की एक डेट होगी, उस पर हम लोग जाएंगे, हम लोग बोलेंगे चलो जी, एक हम लोग सिविल लिटिगेशन में भी करते हैं, हम लोग जो है रजिस्ट्री कर लेते हैं उस पर, फिर एक सर्विस एफिडेविट लगा के दिखाते हैं कि ये अलग अलग मैकेनिज्म है। कि अगर मान लीजिए पहली बार सर्विस निकली, वो नहीं पाया गया, तो कहीं ना कहीं उसका भी तो राइट वायलेट हुआ ना, कि हो सकता है वो कहीं काम पे गया हो, वो मजबूरी हो कि वो नहीं था घर पे, क्या पता हमें एड्रेस नहीं पता हो, हमने गलत एड्रेस डाल दिया हो। मतलब ऐसा हम करते नहीं है, लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, कुछ भी हो सकता है, तो उसकी वजह से टाइम लग जाता है। तो इस तरह से तो आपको, चलो ये तो आपका पॉइंट हो गया। तो मुझे थोड़ा सा ये बता दो कि कोलेजियम सिस्टम के बारे में, उसके बारे में थोड़ा बता दो कि वो क्या है, और उसके बारे में आप तीनों के क्या थॉट्स, आपको क्या लगता है कि क्या चेंज होना चाहिए और क्यों चेंज होना चाहिए? कोलेजियम सिस्टम के बारे में, जैसे कि हम लोग ने मेरे ख्याल से मोदी जी की सरकार थी,
एनजेएसी बिल लाया था, नेशनल जुडिशियल बिल एक लाया था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया था। इसमें यह था कि लॉ मिनिस्टर रहेगा, एक अपोजिशन का लीडर रहेगा। अब जब हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, जब बाबा साहब अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन, जब ये ड्राफ्टिंग कमेटी के वो थे, तो अगर आप हमारा यहाँ पे पॉलिटिकल सिस्टम देखें तो वो इंडिपेंडेंट, इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी की बात करता है। अब आप मेरी बात देखें, जैसे केजरीवाल अभी अंदर है, पॉलिटिकल इंटरवेंशन नहीं है ना। अगर पॉलिटिकल इंटरवेंशन होती तो केजरीवाल शायद बाहर होता, है ना। तो कोलेजियम सिस्टम में ये है कि जजेस जो है वो अपने से ही अपॉइंट करते हैं। कुछ वकील जो, जैसे हाई कोर्ट में हम 10 साल की प्रैक्टिस इसकी हुई हो बिफोर द हाई कोर्ट, है ना, और वो अच्छा एक एमिनेंट वकील है, उसके पास मतलब कुछ क्राइटेरिया है इसका, कुछ 10-20 रिपोर्टिंग जजमेंट्स होनी चाहिए विद इन 2-3 जो ईयर्स में, तो उसको उसके बाद चुना जाता है। तो अगर पॉलिटिकल इंटरवेंशन हो, अगर कोलेजियम सिस्टम नहीं हो, तो फिर तो ये जुडिशियल सिस्टम भी करप्ट हो जाएगा। कैसे? मतलब मान लो कोई मंत्री है, कोई बीजेपी का है, अगर वो कोलेजियम सिस्टम नहीं हो, ठीक है, तो वो अपना बंदा बिठा सकता है वहां पे। तो कोलेजियम सिस्टम में आपको, आपका ये कहना है कोलेजियम सिस्टम में करप्शन नहीं होता? नहीं है, हो ही नहीं सकता। करप्शन है ही नहीं सर। अब तो Judiciary में corruption नहीं है। इवन आरटीआई आप लगा सकते हो सुप्रीम कोर्ट के ऑफिस में, सीजीआई के चैम्बर में, इवन आरटीआई आप लगा सकते हो, आप पता करा सकते हो। तो मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन आपके साथ ये है कि कोलेजियम सिस्टम इंडिया की जुडिशरी में से क्यों नहीं हटना चाहिए, तो आप उसके फेवर में क्या कहो? जब कॉन्स्टिट्यूशन बना, कॉन्स्टिट्यूशन में बात की गई है हाई कोर्ट के बारे में, सुप्रीम कोर्ट के बारे में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के बारे में। कोलेजियम सिस्टम, पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्या होता है कोलेजियम सिस्टम। कोलेजियम सिस्टम जो है वो बात करता है अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस इन सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज जो हाई कोर्ट के, जितने भी हाई कोर्ट स्टेट के हाई कोर्ट है, उसकी अपॉइंटमेंट के बारे में बात करता है। एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन जो है, सुप्रीम कोर्ट में रिटायरमेंट एज है 65, हाई कोर्ट में है 62। अब कोलेजियम सिस्टम जो है वो कुछ सीनियर मोस्ट जज जो हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज हैं, है ना, वो अपॉइंट करते हैं जस्टिस किसके लिए, हाई कोर्ट के लिए। ठीक है। जब भी कोई अपॉइंटमेंट, जैसे हमारे यहाँ पे क्या होता है कि अगर हम लोअर जुडिशरी की बात करें तो उसके लिए हाई कोर्ट अपॉइंट करता है, पीएससी हमारे पास मुंसिफ के लिए है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में जब हम जाए तो वो पेपर होता है, 7 साल की प्रैक्टिस होती है, 35 साल एज है। डिस्ट्रिक्ट जो सेशन जज जिसको हम कहते हैं प्रिंसिपल, उसकी अपॉइंटमेंट वैसे हाई कोर्ट करती है। ठीक है। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं हाई कोर्ट की, तो वहां पे 10 साल की प्रैक्टिस चाहिए, और उसने जो प्रैक्टिस 10 साल की है वो उसकी हाई कोर्ट के सामने होनी चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में क्या है, सुप्रीम कोर्ट में 10 साल की प्रैक्टिस वाला तो है ही है, लेकिन वहां पे एक वर्ड यूज किया गया, एमिनेंट यूरिस्ट। उसका क्या मतलब? एमिनेंट मतलब कोई ऐसा बंदा जो लॉ को बेहतरीन तरीके से जानता है, जो लॉ की नॉलेज रखता है, इवन दो उसकी 10 साल की प्रैक्टिस नहीं भी हुई है, वो भी अपॉइंट हो सकता है एज ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। आप ये कॉन्स्टिट्यूशन में खोलें, ऐसा केस अभी तक हुआ? नहीं, अभी मेरे ख्याल से हुआ नहीं है ऐसा कुछ, लेकिन मेरे को यूयू ललित एक जस्टिस रहे हैं, वो डायरेक्ट अपॉइंट हुए थे एज ए सुप्रीम कोर्ट। नहीं तो ऐसे क्या होता है कि आप लोग जस्टिस बन गए हाई कोर्ट में, फिर उसके बाद जैसे जैसे आपकी सीनियरिटी बढ़ती जाएगी और आपकी एज ऑफ रिटायरमेंट दूर है, तो आप चीफ जस्टिस बनेंगे हाई कोर्ट के, फिर उसके बाद जस्टिस आएंगे आप सुप्रीम कोर्ट में, फिर आप, अगर आपकी एज है, सीनियर मोस्ट जज है। अब कोलेजियम सिस्टम में ये होता है कि जितने भी सीनियर मोस्ट जज होते हैं, जो कोलेजियम, अगर हम चीफ जस्टिस की बात करें, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एज पर द कोलेजियम जो सीनियर मोस्ट जज होता है वो बनता है। ओके। अगर कोलेजियम सिस्टम नहीं हो तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कितना हो जाएगा, क्योंकि एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन जो जुडिशरी है, इट हैज टू बी मैंडेटरी, इंडिपेंडेंट एंड इंटीग्रेटेड। अगर जुडिशियल मतलब मान लीजिए कोई अगर पॉलिटिकल प्रेशर होगा, वो कहेगा कि पॉलिटिकल बंदा होगा, वो कहेगा मैं अपना बंदा लगाऊंगा। कोलेजियम सिस्टम इसी के लिए बनाया गया है कि जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी रहे। तो आपको लगता है कि कोलेजियम के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन सही नहीं है? देयर आर अदर्स ऑप्शन। अभी जैसे एनजेएसी लाया था, सरकार ने लाया था, वो सही था। वो सुप्रीम कोर्ट का उसमें कहना था कि ये जो है जुडिशियल जो उसकी फंक्शनिंग मैकेनिज्म है उसको आउटरीच कर रहा है, उसको इंटरफेयर कर रहा है। आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि कोलेजियम सिस्टम सबसे बेस्ट है। ओके। हाँ, क्योंकि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इंडिपेंडेंट बॉडी है,
अगर इसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस रहेगी तो इसका जो करप्ट मतलब जो जुडिशियल फंक्शन है वो करप्ट हो जाएगा कि कोई भी आएगा, कोई भी अपना जज बोलेगा कि जिसकी पॉलिटिकल सरकार आई तो वो फिर वो अपना dominate वो अपना जज बिठाएगा। एटलीस्ट यहाँ पे ये तो है कि जो सीनियर मोस्ट जज है वो अपॉइंट होते हैं, आपस में decide करके करते हैं। जैसे आर्मी चीफ अपॉइंट होते हैं, सीनियर मोस्ट जो उनमें जनरल होता है उसको आर्मी चीफ, नेवल चीफ इस तरह से अपॉइंट किया जाता है। सेम ऐसा सिस्टम है, एक प्रोसीजर पीछे से चला आ रहा है। अभी ये हमारा लास्ट राउंड होने वाला है और इसमें हम पूछने वाले हैं इन तीनों से कि इनका पहला दिन कोर्ट में कैसा था, फ्रेशर्स के लिए या बिगिनर्स के लिए क्या सजेशन है और इंडियन जुडिशरी पे एज अ होल क्या इंप्रूवमेंट्स की जा सकती है। विशाल भाई सबसे पहले आप बताओ। अच्छा, इससे पहले आप थोड़ा मुझे फास्ट ट्रैक उस पर बता दो। हाँ, मैं ये बता रहा था इसमें कि एक्चुअली 14th फाइनेंस कमीशन थी हमारी, उसने रिकमेंड किया था ये कि हमारी कंट्री में 1800 होने चाहिए फास्ट ट्रैक कोर्ट। तो अभी जो कैपेसिटी है हमारी कंट्री में वो 800 समथिंग है, अभी फुल कैपेसिटी में नहीं चल रहा। तो एक बार अगर वहां तक भी पहुंच गया तो भी ये जो बर्डन है कोर्ट्स के ऊपर पेंडेंसी ऑफ केसेस है ये भी कम हो जाएगा। तो एक तो ये पॉइंट है। दूसरा आपने पूछा कि पहला दिन कैसा रहा। हाँ। पहला दिन जब मैं गया कोर्ट तो एक्चुअली जहाँ पे जिनके पास मैं चैम्बर में गया था तो मेरे को कोई लेके गया, उन्होंने मिलाया कि ऐसे ऐसे बच्चा है, इसने प्रैक्टिस करनी है। तो उनने बोला संडे को आना। तो वो मतलब ऐसे करते कि संडे को आना, संडे को सबको संडे को ही बुलाते थे। तो मुझे तब ऐसा लगा कि मैं ऐसे क्यों बोला, ऐसे क्यों ट्रीट किया कि भाई संडे को आना। मेरे को लगा क्या हो गया। फिर मुझे बाद में पता चला जब मैंने वहाँ पे काम किया कि हर किसी को संडे को ही बुलाते हैं। संडे को टाइम होता है ना उनके पास, तो बैठ के आराम से बात कर सकते हैं। तो उन्होंने बोला संडे को आना। मैंने कहा यार ये बड़ा रूड हो गया कुछ मेरे साथ। वो बोला संडे को आना। तो फिर संडे को जब मैं गया तो बस कुछ नहीं बिठाया, उन्होंने मेरे को बोला कि भाई क्यों करना चाहते हो प्रैक्टिस। मैंने कहा सर ऐसे सीखना चाहता हूँ मैं, लॉ तो कर लिया है। मैंने कहा अगर इन फ्यूचर अगर मैं जॉब के लिए भी ट्राई करूंगा बट मैं चाहता हूँ कि मैं प्रैक्टिस में रहूँ। मेरे को पता होना चाहिए बेसिक जो है, बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, चाहे मैं जहाँ मर्जी जाऊँ। तो उन्होंने बोला ठीक है। फिर मैं चला गया कोर्ट उनके साथ पहले दिन। तो उन्होंने भेजा था ऐसे। पहले तो मैं बड़ा मतलब पहले तो डर लगता है काफी, जैसे लॉ करके बाहर आया बंदा कि क्या हो जाएगा, पता नहीं क्या पूछेंगे। तो कोर्ट में क्या देखा, ऐसा ऐसा कुछ नहीं था, नॉर्मल था। स्टार्टिंग में तो वही होता है, जब आप इंटर्न होते हो तो आप डेट्स ही लेते हो जाके। तो ऐसा कुछ था नहीं। हाँ, एक बार हाई कोर्ट में जब मैं फर्स्ट टाइम अपेयर हुआ था तब मैं थोड़ा डर गया था बहुत वहाँ का माहौल देख के। क्योंकि एकदम डेकोरम मेंटेन किया होता है वहाँ पे, एकदम सारा साइलेंस होता है, माइक लगी होती है। तो वहाँ थोड़ा घबरा जाता है बंदा जो ज्यादा बोलने का आदी ना हो। तो अब आपकी लाइफ का अब तक का सबसे टफ या इजी या सबसे बेस्ट केस आपने कौन सा हैंडल किया? अभी तक का बेस्ट केस है मेरे पास, एक केस डिस्पोज हुआ, क्रिमिनल केस था वो। बेसिकली मैं एक लाइब्रेरी जाता था तो वहाँ पे कोई मेरे को मिल गया कलीग। ओके। तो उसने मुझे कहा कि मैं एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहा हूँ बट मेरे को प्रॉब्लम हो जाएगी, मतलब वेरिफिकेशन वगैरह नहीं हो पाएगी। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? कहता है ऐसे ऐसे कोई एफआईआर लगी थी बहुत टाइम पहले। तो मैंने कहा मुझे दिखाना एफआईआर की कॉपी क्या है उसमें एफआईआर में। तो उसने दिखाई मेरे को एफआईआर। तो मैंने देखा कि उसकी जो एज थी ना वो तब 16 साल का था जब एफआईआर लगी थी। मैंने कहा तू तो जुवेनाइल था, तेरे पर कैसे, मतलब तेरा तो यहाँ पे चलना नहीं चाहिए मैटर, तेरा तो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड है वहाँ चलता है इनका मैटर। तो कहता पता नहीं, मेरे को नहीं पता ये सब। तो मैंने उसको बोला, मैं अपने वकील साहब को बोलिए कि एप्लीकेशन मूव करें कोर्ट में तो आपका केस ट्रांसफर हो जाएगा। तो ऐसे मैंने सजेशन दी थी उनको। तो उसके बाद उन्होंने किया होगा वैसा। तो वो फिर अपने फादर के साथ मेरे घर पे आया था। तो उसके फादर ने बोला बेटा आपकी वजह से इनका केस जो है ट्रांसफर हो गया है, तो अब आप ही लड़ो। बस कुछ नहीं, 2-3 हियरिंग में ही खत्म हो गया था मैटर। वो फिर उसने मेरे को बहुत थैंक यू बोला कि भाई मैं इतने 7-8 साल से कोर्ट में जा रहा था। वो तो 7-8 साल से कोर्ट में जा रहा था, कुछ हुआ नहीं था। तो मेरी एक एडवाइस की वजह से उसका मैटर डिस्पोज ऑफ हो गया। तो अब वो कर रहा है, जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहा है। बहुत अच्छा। अच्छा, ये फ्रेशर्स के लिए या बिगिनर्स के लिए एक सजेशन, उसके बाद आ जाते हैं कि इंडियन जुडिशरी के लिए एज अ होल की क्या इंप्रूवमेंट्स होने चाहिए, फिर आगे चलते हैं। फ्रेशर्स के लिए जो कोर्ट में आना चाहते हैं तो पहली बात ये कि ये मतलब काफी टफ प्रोफेशन है। यू हैव टू बी मेंटली वेरी टफ। ऐसा नहीं है कि आप कहीं जा रहे हो, किसी के पास काम सीखने जा रहे हो तो लोग आपको माउथ फीडिंग करेंगे, आपको सिखाएंगे हर एक चीज। वैसा नहीं होगा। सब कुछ आपको खुद ही करना है, फ्रॉम द स्क्रैच आपने खुद ही सीखना है सब कुछ। तो उसके लिए थोड़ा रेडी होना चाहिए। उसके लिए मुझे लगता है जो भी नया बच्चा आता है तो वो इतना रेडी नहीं होता। उसको लगता है कि शायद मैं जहाँ जा रहा हूँ मुझे सिखाएंगे, मुझे बताएंगे ऐसे करना है, बट वैसा होता नहीं है कहीं पर भी। और अच्छी बात है, खुद से सीखना ज्यादा सही रहता है मुझे लगता है। तो एक तो ये चीज है इंडियन जुडिशरी के लिए एज अ होल। इंडियन जुडिशरी एज अ होल की क्या मतलब क्या इंप्रूवमेंट क्या 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 किया जाए? कोर्ट सेटअप ज्यादा किया जाए, स्टाफ ज्यादा बढ़ाया जाए, फास्ट ट्रैक कैसे किया जाए, जो भी अभी कंडीशन है इसको बेटर कैसे किया जाए? जो भी अभी कंडीशन है, एक तो ये बोला था मेरे कलीग ने कि जो केसेस है उनके मतलब जो कोर्ट्स हैं उनके काम डिवाइड कर देनी चाहिए। ठीक है। पहले तो अगर क्रिमिनल ले रहा है तो क्रिमिनल ही, और ऊपर से टाइम वेस्ट होता है। पहले तो रजिस्ट्रियां भी होती थी कोर्ट में, तो चलो अब वो ट्रांसफर हो गई हैं, अब तो कोर्ट का थोड़ा बर्डन कम हो गया। एक तो कोर्ट सेटअप करने चाहिए ज्यादा से ज्यादा। मुझे लगता है हमारी पॉपुलेशन इतनी है,
ज़्यादा वैकेंसीज निकालनी चाहिए। बाकी तो मुझे लगता है कि कोर्ट ही अभी तक, कोर्ट ऐसी जगह है जहाँ पे सबको उम्मीद होती है कि हमको यहीं पे इंसाफ मिलेगा। लास्ट ऑप्शन कोर्ट ही होता है। तो कोर्ट भी अपनी तरफ से पूरा कुछ नहीं छोड़ता है, ऐसा कि मतलब ऐसा ऐसा कोई अप्रोच नहीं है कोर्ट की। कोर्ट भी चाहता है कि लिटिगेशन खत्म हो, कि जस्टिस मिले, बट वही है कि थोड़ा लोगों को भी अवेयर होना चाहिए। आपका पहला एक्सपीरियंस कोर्ट में या कोई ऐसा केस जो आपको लगता है कि ये आपकी लाइफ का सबसे बेस्ट केस या सेटिस्फैक्टरी केस जिसको देख के यार कि हाँ मैंने इसकी हेल्प की, एक तो वो बिगिनर्स के लिए क्या सजेशन है इंडियन जुडिशरी? सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि लॉ करते वक्त मैं होम ट्यूशन पढ़ाया करता था। तो होम ट्यूशन मैं घर से जाता था पढ़ाने बच्चे को पैदल, वो पैदल आता था। तो रास्ते में एक चैम्बर था, तो मैं डेली निकलते वक्त ना वहाँ देखता था, वहाँ नाम कौन लोग बैठते हैं? हाँ कौन बैठते हैं। मैं वहाँ से निकलते निकलते मैं थोड़ा आहिस्ता चलता था, तो देखता था अंदर वकील बैठे होते थे, लोग आते जाते थे। तो एक दिन मेरा भी मन किया, मैं 9th सेमेस्टर में था, तो मुझे लगा कि मुझे ना चैम्बर ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि कहीं भी जाते थे हम रिश्तेदारी में, कहीं गाँव कहीं, तो सभी कहते थे वकील साहब आ गए, वकील साहब आ गए। तो लोग ना आपको थोड़ा रिस्पेक्ट भी मिलती थी और चेक भी करते थे इसको आता कितना है, कोई ना कोई क्वेरी पुट करते थे, कुछ ना कुछ पूछते थे। तो मुझे लगा कि थ्योरी तो हम पढ़ ही रहे हैं, थोड़ा प्रैक्टिकल भी आना चाहिए। तो मैं एक दिन ट्यूशन से वापस जब पढ़ा के आ रहा था, तो मैं चैम्बर में एंटर किया, तो वहाँ एक सर बैठे हुए थे जो मेरे सीनियर रह चुके हैं, जिनके साथ मैंने काम सीखा है, पवन कुमार खजूरिया जी। तो उन्होंने मुझे देखा तो उन्हें लगा कि ये शायद कोई क्लाइंट आया हुआ है। अच्छा। तो वो कहते कि आइए बैठिए। मैं बैठा वहाँ पे, तो मैंने कहा सर मेरा नाम विशाल है, मैं लॉ कर रहा हूँ, तो मुझे चैम्बर शुरू ज्वाइन करना है। तो मुझे सर ने पहले पूछा कौन से सेमेस्टर में हो, कहाँ पढ़ते हो, वो सब होने के बाद सर ने मुझे बोला कि ठीक है। मैंने कहा सर मैं कल से आऊँगा। सर कहते कल से नहीं, आज से ही। तो उन्होंने मुझे बड़े पॉजिटिव तरीके से ना बिठाया, फाइल दी पढ़ने के लिए। लाइफ की जो फर्स्ट फाइल मैंने पढ़ी थी वो थी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 138 के ऊपर कोई केस था, तो मैंने पढ़ा। सर ने मुझे बोला फाइल पढ़ो, तो मैंने फाइल पढ़ के ना, मुझे पता नहीं था कि क्या करना है, मैंने फाइल पढ़ के वो चीज़ें याद कर ली, एक्यूज का नाम, कंप्लेनेंट का नाम और चेक अमाउंट क्या है। तो मैंने बोला सर पढ़ लिया। सर कहते पढ़ो पढ़ो भी और पढ़ो। तो मैंने 2-3 बार पढ़ लिया। फिर सर को पूछा, तो सर ने पूछा मुझे बताओ क्या पढ़ा। तो मैं उन्हें ना बताने लगा कि फाइल बंद करके। तो उन्होंने मुझे उस दिन बोला कि एक ऐसा प्रोफेशन है, इसमें ना आपको कोई इम्तिहान नहीं ले रहा है, ये इकलौता ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आपको देख के फाइट करनी है। किताब आपके सामने होगी, फाइल आपके सामने होगी, जबानी प्रोफेशन नहीं है। ओके। तो मेरे को उनका वो जिस तरीके से उन्होंने मुझे एनकरेज किया फील्ड की इस फील्ड में आओ, अच्छी आपके जैसे लड़कों की जरूरत है। फिर सर ने मुझे बोला कि आप ना कोर्ट भी आया करो। तो मैं फिर कोर्ट, मैं शर्म करता था, डरता था कोर्ट जाने से। फिर एक दिन मैं चला गया कोर्ट। तो कोर्ट में जिस दिन सर के साथ फर्स्ट टाइम गया, तो मैं बीइंग एडवोकेट गया था, लेकिन उस दिन मुझे कोर्ट की रिस्पेक्ट पता लगी कि जब मैं कोर्ट में सर के साथ जज के सामने अपेयर हुआ, तो मेरी ना टांगे कांप रही थी, मैं लेग्स बस शेकिंग। अच्छा। तो मुझे ऐसा लगा यार बीइंग एडवोकेट, अगर मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ, मेरे में इतना डर है, तो जो एक्यूज आता होगा कोर्ट में उसे कितना डर लगता होगा। तो उस दिन मुझे ऐसा लगा कि नहीं, सही में कोर्ट कोई ऐसी चीज है जिससे सही में लोग डरते हैं। और कोर्ट का जो सेटअप वो पूरा वैसे होता है जैसे मूवीज में दिखाया। बिल्कुल हाँ, वैसा ही, बिल्कुल वैसा ही था। लोग बैठे हुए थे, सामने जज थे, वो कचेरी जैसी बनी हुई थी, साथ साइड में पुलिस वाला खड़ा होता है। अच्छा, प्रॉपर। तो वो था। तो उसके बाद फिर मेरा फर्स्ट दिन, जिस दिन मैं कोर्ट में गया था, तो कोई एक एफिडेविट आया था सर के पास, मिसलिनियस काम। तो सर ने मुझे बोला आप करो। तो फिर मैंने वो किया। तो मुझे याद है मुझे 100 रुपये दिलाया था सर ने उस पार्टी से। तो वो 100 रुपया मैंने आज तक रखा हुआ अपने पास। आपकी पहली कमाई मेरी वो 100 रुपये थी। फिर मेरा एक दोस्त था, उसका एक केस आया था हाई कोर्ट का, उसके खिलाफ कोई एफआईआर लगी थी। तो वो क्रैशमेंट का केस आया था, तो मैंने वो पहला अपने सीनियर को बताया था। तो सर का भी मेरे को स्टार्टिंग से ऐसा था कि बहुत एनकरेज करते थे। ये नहीं कि सीनियर के पास हम केस लगेगी तो सीनियर ने बोला ठीक है मैं देख लूंगा, कर लूंगा। सर ने मुझे बोला पुरानी फाइल लो, सेम सिमिलर केस की पढ़ो, खुद ड्राफ्टिंग करो। तो मुझे याद है मेरे केस वो स्टेट वर्सेस मोहम्मद अयाज काजी वर्सेस मोहम्मद यूटी ऑफ जे.एंड.के केस था। तो वो उसमें हमने क्वेश्चमेंट के लिए गए थे 561A में। तो हमने उसमें इन्वेस्टिगेशन स्टे करवा दी थी। तो वो मेरे को लगता है कि वो मेरी लाइफ का पहला केस था हाई कोर्ट में, पहला ही केस था। और उसमें मैंने ड्राफ्टिंग खुद की थी। तो प्रेजेंट उसमें मेरे सर हुए थे, सीनियर हुए थे। तो वो हमने स्टे करवा दिया था। तो आपका ये मतलब है कि आप काफी काबिल लॉयर। काबिल नहीं, मेरे को ऐसा लगता है कि आपको ना सही सीनियर मिलना बहुत जरूरी है जब आप इस फील्ड में जाते हो। गाइडेंस इज इम्पोर्टेंट। तो मेरे सर ने, मैंने गलतियां भी बहुत की, मैं आज तक बहुत गलतियां करता हूँ। तो सर का ऐसा रहता है कि सर हमेशा एनकरेज करते हैं। देखो गलती पे तो सभी डांट देते हैं, लेकिन अगर अच्छा काम करो, कोई आपकी पीठ थपथपाए, तो आपको भी एक एनकरेजमेंट मिलती है। तो वो मेरे सीनियर का शुरू से रहा मेरे साथ, बहुत मोटिवेट करना, हमेशा आगे करना। तो बिगिनर्स के लिए आपकी क्या सजेशन है?
बिगिनर्स के लिए यही है कि सबसे पहले ना आप मेंटली बहुत प्रिपेयर्ड होके आओ, क्योंकि ये खासकर जो फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स होते हैं, जैसे मैं भी अपनी फैमिली में फर्स्ट जनरेशन लॉयर हूँ, इवन मैं अपने गाँव में पहले वकील था जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। तो आपको इसमें कोई गॉडफादर नहीं होता है, कोई पीछे से सपोर्ट करने वाला नहीं होता है, जो भी करना आपने खुद करना। अगर आपकी विल पावर स्ट्रांग है और आपने ठान लिया कि आपने वकालत ही करनी है, तो अप एंड डाउन आएंगे, ऐसा भी आएगा। मुझे लगता है मेरे साथ तो हुआ था कि मुझे लगा था कि मुझे इस फील्ड में आना ही नहीं चाहिए था, ये बहुत टफ सिचुएशन है, इससे अच्छा तो कोई जॉब कर लेता। लेकिन वो फेज देखना पड़ता है, गो थ्रू होना पड़ता है, तो ये प्रोसेस है, इसमें भरोसा रखना है। अगर आप रेगुलर कोर्ट में जा रहे हो, अपेयर हो रहे हो, तो इस फील्ड में ना आपको दो बेनिफिट है। जैसे एक होता है ना कि आप कहीं काम पे जाते हो तो आपको अर्निंग होती है, बट हमारी फील्ड में ऐसा है कि अगर आपको स्टार्टिंग में अर्निंग नहीं भी, लर्निंग चलती रहती है और वो चलते रहनी चाहिए। तो जूनियर्स के लिए यही है कि एक तो सीनियर्स सपोर्ट करें थोड़ा, अगर किसी जूनियर को रखते हैं तो एटलीस्ट उसको इतना मिनिमम दे कि उसकी जेब से पैसे ना लगे, उसको घर से ना लेने पड़े। और मिसलिनियस काम स्टार्टिंग में, अगर सीनियर्स जो होते हैं जूनियर्स पे इतना ट्रस्ट नहीं कर सकते कि उसको किसी फाइल में आगे बोल दें कि तुम आर्ग्यू करो या तुम प्रेजेंट करो, तो मिसलिनियस काम एटलीस्ट दे सकते हैं जूनियर्स को, इतना ट्रस्ट कर सकते हैं, ट्रस्ट कर सकते अगर हैं। रखा तो ट्रस्ट करना ही पड़ेगा। हाँ, बाकी इसमें सीखना खुद है, सीनियर को खुद तंग करना है, पढ़ के पूछना खुद है। तो जैसे जम्मू हाई कोर्ट में आपको कोई प्रॉब्लम लगती है, कभी वहाँ पे कोई दिक्कत है? प्रॉब्लम तो यही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ना चाहिए, जजेस की स्ट्रेंथ बढ़नी चाहिए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी हाई कोर्ट में भी, ताकि जो पेंडेंसी है लिटिगेशंस की वो कम से कम हो जाए, क्योंकि जस्टिस डिलेज जस्टिस डिनाइड। अगर सही समय पे आपको इंसाफ नहीं मिलता है तो वो भी एक हिसाब से नाइंसाफी है। तो मेरा यही मानना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर बिल्डिंग ज्यादा बनेगी, बैठने की जगह ज्यादा होगी, ज्यादा जजेस बैठेंगे, स्टाफ ज्यादा आएगा, तो हमारे अब लॉयर्स की भी स्ट्रेंथ काफी हो गई है, तो बेनिफिट मिलेगा। कम हो जाएंगे, केसेस भी कम हो जाएंगे अगर जल्दी जल्दी फास्ट ट्रैक कोर्ट्स चलेंगे, स्पीडी डिस्पोजल होगा केसेस का। सर आप मुझे बताओ, आपका कोर्ट का पहला दिन कैसा था, वो एक्सपीरियंस कैसा था? बिगिनर के लिए क्या सजेशन है आपकी, और जम्मू कोर्ट्स में क्या इंप्रूवमेंट किए जाने चाहिए? जब मैंने लॉ स्कूल से लॉ पास किया, मैंने यूपीएससी कोचिंग की, लवली, मुझे लग गया कि मेरे बस की यूपीएससी नहीं है, तो मैं चुप करके जम्मू वापस आया। मेरे एक चैम्बर ज्वाइन किया एमपी शर्मा सर का, शालामार। तो मैं जब उनके पास जुड़ा, तो मैं कहता हूँ कि इसमें जूनियर्स के लिए भी मैं बताना चाहता हूँ कि जूनियर्स, जब मैं उनके पास गया तो उन्होंने मुझे इतना इनकरेज किया कि विदाउट 2-3 महीने मुझे उनके पास ज्वाइन किया, उन्होंने मुझे फाइलें देना और अपेयर करना कोर्ट में स्टार्ट कर दिया। उन्होंने छोटा छोटा स्टार्ट किया, जो कि यूजुअली नहीं होता है। मैं कहता हूँ कि आपके सीनियर का बहुत बड़ा रोल है। अब वो क्या होता है, क्योंकि सीनियर के ऊपर बर्डन होता है, क्योंकि उसके हाथ में एक जिंदगी है क्लाइंट की, कुछ भी गड़बड़ हो गई तो हाँ। लेकिन मेरे सर ने मुझ पे भरोसा किया, उस भरोसे के लिए आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, अपने सीनियर्स को बताना, डेडिकेशन देनी पड़ेगी, पंक्चुअलिटी आप में होनी चाहिए। आपको एक लॉयर्स बनने में, जैसे एक आर्मी में 15 क्वालिटी ऑफिसर लाइक क्वालिटीज होती है, वैसे इसमें भी है पंक्चुअलिटी, हार्ड वर्क, इसमें करना पड़ेगा। उन्होंने मुझे केस दिया, मुझे आज भी याद है, छुट्टियां बड़ी थी दिसंबर की, तो वेकेशन जज बैठे थे, तो ट्रांसफर मैटर था। तो ट्रांसफर मैटर था तो मैं गया। अब मैं हाई कोर्ट में इंग्लिश चलती है वहां पे, हिंदी है ही नहीं। मैं गवर्नमेंट स्कूल से पीछे से पढ़ा हूँ, फिर पाइलैंड में भी हूँ, मतलब इंग्लिश मीडियम था, नाम क्या इंग्लिश मीडियम, इंग्लिश बोली नहीं। लॉ स्कूल में भी वैसा कल्चर नहीं था, हमें मूड कोर्ट कभी कराया नहीं गया था। सर ने मुझे बताया कि इधर नहीं इधर पेश होना है, वो सिखाया, छोटा छोटा एक एक लाइनें स्टार्ट कराई, थोड़ा थोड़ा बोलना स्टार्ट किया। जो मेरा सर का जज ने मुझे केस दिया, वो मुझे आज भी याद है, कठुआ को कोई ट्रांसफर मैटर था, तो लेडी थी, वो ट्रांसफर हो गई थी। आप विश्वास नहीं करोगे, मैं पूरे मेरे ख्याल से 15 मिनट बोला हूँ, और 15 मिनट मेरी टांगे ना कांपती रही है, और पूरा कोर्ट देख रहा है। अच्छा। और मैं 15 मिनट नॉन स्टॉप चलता रहा, और मेरे को कुछ नहीं पता कि मैं उसको, जो जज साहब थे हमारे, क्या बोल रहा हूँ मैं उनको, कि सर मैडम कुछ भी चल रहा है मेरे को। लेकिन जज का भी बहुत अच्छा था कि उन्होंने इनकरेज किया मुझे, उन्होंने 15 मिनट मुझे बोलने दिया, मेरी बात समझे। इवन दो मुझे रिलीफ नहीं मिला उस दिन सेम डे पे, मुझे स्टेटस को चाहिए था ताकि वो उधर ही रहे, वो मैं उन जज साहब को इतना कन्विंस नहीं कर पाया कि क्यों स्टे मैंडेटरी है, मतलब क्यों चाहिए। लेकिन टांगे कांपती रही, मैं आया, मेरे को नहीं मिला, मैं ऐसे पूरे कोर्ट रूम में चल रहा हूँ, पूरा कोर्ट मुझे ऐसे करके देख रहा है, ये नया लड़का कौन आ गया इधर। ये ऑलमोस्ट सबकी कहानी ऐसी होती है, एक ही होती है। डर तो लगता ही है। इवन दो आज भी जब हम आर्गुमेंट करने जाते हैं
तो कहीं ना कहीं अब तो इतना वैसा डर नहीं लगता है, मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए जब हम डाइस पे चढ़ते हैं ना, जब शुरू करते हैं तब शुरू लगता है। वो, और मैं कहता हूँ कि मुझे सबसे बेस्ट पार्ट ही आर्गुमेंट जो डाइस पे चढ़ना ना, वो सबसे बेस्ट पार्ट लगता है। हमारे यहाँ पे एक विक्रम सर है, सीनियर एडवोकेट विक्रम शर्मा, मैं उनसे बड़ा प्रभावित हूँ। उनके आर्गुमेंट का जो स्टाइल है ना, उनसे मैं बड़ा प्रभावित हूँ। मैं कोशिश करता हूँ जब मैं आर्गुमेंट करूँ मैं उनकी तरह, उनका एक लिहाजा, उनकी टोन को अपनाऊं। तो आपका भी एक आइडल होना चाहिए। जब प्रोफेशन में आया था मैंने किताब पढ़ी थी लीगल ईगल करके, उसमें टॉप लॉयर की जीवनी पढ़ी थी मैंने। तो मुझे लगता है यंगस्टर को वो भी पढ़नी चाहिए। पैसे के पीछे मत भागो, पहले काम के पीछे भागो। काम करोगे प्रो बोनो वर्क्स लो, क्योंकि डॉक्टरों की तरह हम जीएमसी में प्रैक्टिस नहीं करते हैं। हमें पढ़ाया जाता है, थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकलिटी में बहुत फर्क है। आप प्रो बोनो वर्क करो, पैसे थोड़ी देर रहने दो, 1-2 साल नहीं लो पैसे, क्योंकि जब हमने प्रोफेशन इतना हार्ड चूज किया है तो फिर पेशेंस जरूरी है। पैसे के पीछे नहीं भागो। ओके, पहले प्रो बोनो काम सीखो आप। अच्छा, एक ना कहावत है, जैसे मेरे सर थे, मेरे सर का अपना जूनियर था, तो सारी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की लिटिगेशन मैं संभालता। मैं सर के ऊपर भी असिस्ट करता था, शाम को भी असिस्ट करता था, नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में भी जो केस होते हैं वो। फिर मैं शाम को उनके सर मुझे ड्राफ्टिंग लिखाते थे। शुरू में वो डिक्टेशन कराते थे, ये लिख कल ड्राफ्ट करके रात को ले आना। फिर रात को 2-3 बजे तक मैं ड्राफ्टिंग करता था। सुबह मैंने 10 बजे कोर्ट पहुंचना है, सुबह कपड़े प्रेस करने हैं, खाना बनाना है, अपने लिए ब्रेकफास्ट, मतलब टिफिन तो चलो मैं नहीं करता था, लेकिन इस काइंड ऑफ हार्डशिप जो है ना उसको फेस करो, तभी तुम एक सक्सेसफुल लॉयर बनोगे। आज हमें 6 साल प्रैक्टिस हो गया, अपनी लिटिगेशन है हमारे पास, वो प्रूफ करना पड़ेगा आपको। ओके, मेहनत जरूरी है, मेहनत बहुत जरूरी है, स्मार्ट वर्क जरूरी है, पेशेंस। अब क्या करते हैं आजकल के हम छोकरे देख रहे हैं, नए लड़के आए हैं, किसी ने गुत किए हैं, किसी ने पीले बाल किए हैं, किसी ने नीले बाल किए हैं। एक डेकोरम होता है कोर्ट का, आप प्रॉपर बैंड में होने चाहिए। मुझे याद है मेरा पहला गाउन मेरे सर ने लेके दिया था। हाई कोर्ट में आप देखते हो, फिल्मों में देखते हो ना, गाउन डालते हैं वो बड़ा सा हैरी पॉटर की तरह, वो मेरे सर ने मुझे पहली बार लेके दिया। सर मतलब सर का जो आपका जो सीनियर का इंकरेजमेंट है वो, एक जब आप कोई चैम्बर ज्वाइन करो तो रिसर्च करो उसके बारे में कि वो सीनियर कैसा है। ऐसे ना कहीं भी ज्वाइन करो, कहीं नहीं जाएंगे कि उसके बाद लिटिगेशन क्या है। जैसे कुछ वकील होते हैं जो सीनियर सिविल के बड़े माहिर होते हैं, कुछ क्रिमिनल के। आप अपना एक चूज करें कि आपको सिविल करना है कि क्रिमिनल करना है, फिर उस हिसाब से रिसर्च करके चैम्बर ज्वाइन करें, और कोशिश करें पैसे के पीछे नहीं भागें, सिर्फ मेहनत करें, सीनियर को बताएं कि आप जो हो लायक हो ट्रस्ट करने के लिए, स्किलफुल बनो पहले। हाँ, फिर वो आपको केस देंगे। तो आपको जम्मू हाई कोर्ट में कोई प्रॉब्लम लगती है कि अभी ये प्रॉब्लम है? नहीं, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई आपको लगता है कि सब सिस्टम सेट है? ठीक है जी। सो यही थी आज की हमारी कन्वर्सेशन। आपको कैसी लगी कन्वर्सेशन? मजा आएगा। मुझे उम्मीद है कि हम आगे भी बहुत सी वीडियोस बनाएंगे, बहुत सी कन्वर्सेशन और भी करेंगे। सो आज की कन्वर्सेशन हम यहीं पर खत्म करते हैं। आई होप कि इसमें से कुछ एक पॉइंट, अगर आप फ्रेशर हो, अगर आप लॉ में आने का सोच रहे हो, तो आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रिपेयर हो जाओगे, या अगर आप ऑलरेडी प्रैक्टिस में हो तो भी आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। और आप ये वीडियो शेयर भी कर सकते हो, और अगर आपकी फैमिली में कोई फ्रेशर अभी प्रैक्टिस कर रहा है या अभी लॉ स्कूल में है, तो ये वीडियो आप उसको शेयर कर सकते हो, ताकि वो इसमें से कुछ ना कुछ वैल्यूएबल अपने लिए ले पाए। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। हम मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।